E. Thomas, Chapter 7 and Problem 7-16. The switch in figure has been in position A for a long time and it moves to position B at time t is equals to 0. Find Vc of t for t greater than 0. Identify the forced and the natural component of the response. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू, देखें काफ़ी एक डिफरेंट सा सर्किट है, हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो पहला असूल ये है कि ये जो स्विच वाला चक्कर होता है ना, इसमें दो सर्किट्स इंक्लूडेड होते हैं। हमने दोनों को अलग-अलग आइडेंटिफाई करना है कि जब स्विच पोजीशन ए में होगा तो फिर किस तरह का सर्किट होगा और जब बी में जाएगा तो फिर किस तरह। अब मैं पहले ए वाला सर्किट बनाऊंगा और ए वाला जो पोजीशन वाला है उससे मुझे स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलेगी और मैं इनिशियल कंडीशन फाइंड करूंगा एक्टिव कंपोनेंट का। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब ये सर्किट जो है ये इस्तेमाल हो रहा है स्टेडी स्टेट के लिए, तो हमने इसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन प्लेस कर देनी है एक्टिव वेरिएबल या कैपेसिटर की। कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट and this Vc of t will become Vc0. This will become 0 और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस ओपन पे वोल्टेज चाहिए। ऑब्वियसली अब सर्किट जो है उसमें करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से इस रास्ते से आगे दो बाइफ्रिकेशंस हैं, एक ओपन है और एक में से करंट गुजर सकता है ये वाली और यहाँ से ये वापस आ गया। ठीक है, तो जो तीन रेजिस्टेंसेस रास्ते में आ रही हैं वो 10, 10 और 10 की हैं। दैट मींस द टोटल वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बाय 3। जो इसकी वोल्टेज है 8, वो इसके अक्रॉस आ जाएगी प्लस माइनस 8 वोल्ट्स, और प्लस माइनस 8 वोल्ट्स जो है वो अगली 10K के अक्रॉस, और एविडेंटली यहाँ पर 8 वोल्ट्स प्लस माइनस इस 10K के अक्रॉस भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें Vc ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू 8 volts because it is in parallel with 10K। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 8 volts। तो ये Vc0 8 volts हमें मिल गया। नेक्स्ट थिंग इज टू मेक द सर्किट विद स्विच इन पोजीशन बी। इससे इतना ही काम था। तो अब हम एक सोर्स, उसके बाद वही 10K की रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है, उसके बाद देखें यहाँ से स्विच बी पे मूव हो गया और उससे आगे ये नीचे और इस तरह से दो ब्रांचेस हैं। वन इज 10K, अदर इज द कैपेसिटर and then connected with the negative terminal like this। अब ये सर्किट जो है ये इतना सिंपल नहीं है कि हम डायरेक्टली इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें, हमें इसको थेवेनाइज करना पड़ेगा। ये वाला जो कैपेसिटर है दिस इज 0.02 माइक्रोफैरड और इसी के अक्रॉस वोल्टेज Vc ऑफ टी भी है जो हमने फाइंड करनी है, Vc ऑफ टी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको थेवेनाइज करता हूँ। थेवेनाइज करने का तरीका ये है कि कैपेसिटर को उतार लेते हैं, उसको उतार के साइड पे रख देते हैं और वो दो टर्मिनल्स जिसके ऊपर आपने ओपन छोड़ दिया इस पे VOC फाइंड करेंगे, VOC एंड दिस इज VOC एंड हमने इस पॉइंट से इनवर्ड्स आर थेवेनिन भी फाइंड करना है जिसमें वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये वोल्टेज जो है दिस इज इक्वल टू 24 और इस केस में ये अब हाफ हो रहा है क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस हैं और जो 10
के इस वाली के अक्रॉस है वो आउटपुट है VOC। सो VOC इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स एंड आर थेवेनिन। अब आर थेवेनिन में आपने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई और आर थेवेनिन इज इक्वल्स टू 5K। अब वो सर्किट हम बनाएंगे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट का सर्किट होता है, जो हमें चाहिए 12 वोल्ट्स, यहाँ पर 5K, और जो हमने कैपेसिटर उतारा था वो लगा देते हैं। ये कैपेसिटर था 0.02 माइक्रोफैरड का और इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमने फाइंड करनी है, VC ऑफ T। ओके अच्छा, अब यहाँ पर हम ना इसकी किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, कैपेसिटर करंट की वैल्यू है C d/dt VC ऑफ T प्लस जो करंट इस तरफ रेजिस्टेंस में जा रहा है दैट इज VC ऑफ T माइनस 12 ओवर 5K इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और C से डिवाइड भी करना है, तो d/dt VC ऑफ T प्लस VC ऑफ T ओवर 5K इंटू C की वैल्यू मैं नॉर्मली बाद में प्लेस करता हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाती है, इज इक्वल्स टू इसका जो रिमेनिंग सेक्शन है ना 12 ओवर 5, वो माइनस में था, इसको मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जा रहा हूँ, 12 ओवर 5K इंटू C। दिस इज कैपिटल A and 1 over this whole thing is small a, right? तो अब मैंने K1 is equals to capital A over small a 12 over 5K into C 1 over 5K into C, ये कैंसिल हो गया तो K1 12 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 12। K1 plus K2 is equals to initial conditions। अब ये K1 plus K2 is equals to initial conditions of the active variable। active variable है VC of T। VC of T की जो initial condition है वो हमने find की थी, that was 8 volts। VC0 was 8 volts। तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर 8 लिख देना है, 8 volts। K1 की वैल्यू हमारे पास है, this is 12 plus K2 is equals to 8 volts। तो K2 will be equal to -4। Okay जी, now the response of the active variable। active variable है इसमें जी VC of T which is equals to K1। अच्छा, K1 की वैल्यू है 12, K2 की वैल्यू है -4 e raised to the power -a। अच्छा, a जो है लेट्स सी, a की वैल्यू है 5K इंटू सी 1 ओवर 5K इंटू सी। अब ये c इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इन्वर्स लेंगे तो दिस विल बिकम 10,000 T वोल्ट्स। अच्छा, अब इसमें वो एक चीज और पूछ रहा है कि VC ऑफ T बता दें और आइडेंटिफाई करेंगे फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पांस का कंपोनेंट कौन सा है। इसके अंदर इतना सेक्शन जो है दैट इज, इसको इस तरह से ही लिखेंगे आप, ऐसे नीचे ब्रैकेट लगाएंगे और इसको लिखेंगे आप फोर्स्ड कंपोनेंट, और इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे नेचुरल।
फोर्स कंपोनेंट एंड नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द टोटल रिस्पॉन्स। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे जिसमें ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, दोनों सेम होते हैं। वो तब होता है कि जब सर्किट इनिशियली जीरो स्टेट में हो। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट यानी जीरो से पहले और जीरो के बाद, स्विच मूव करने से पहले और स्विच मूव करने के बाद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्किट एक्टिव वेरिएबल को फेस करने पड़े, यानी कैपेसिटर या इंडक्टर को फेस करने पड़े, तो ये दोनों कोफिशिएंट बदल जाते हैं और फिर ये कॉमन नहीं आते, इसके अंदर फोर्स और नेचुरल रिस्पॉन्स अलग अलग हो जाता है। इस क्वेश्चन में एक ऐसी चीज जो कि क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है मगर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है, वो कहता है कि जी ये जो आपके पास आया एक्सप्रेशन, इसको ड्रा करें। ठीक है, तो इसको ड्रा करने का मतलब ये है कि आपने इसको एक्स वाई प्लेन में, जिसमें x के अंदर टाइम की वैल्यू होगी और y के ऊपर जो वी सी ऑफ टी है उसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आपने वी सी ऑफ टी प्लेस करना है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t प्लेस करना है और अब आपने इसको ड्रा करना है। इसका भी मुझे यूनिट जो है वो दोनों का हमने लिखना है। इसका है जी वोल्ट्स और इसका देख लेते हैं अभी कि इसका मिली सेकेंड है टाइम का या सेकेंड है। सो ये पता चलेगा हमें इस जगह से, इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। 1 डिवाइडेड बाय 10,000, 100 माइक्रो सेकेंड है। 100 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना, यहाँ पर जो ये चीज आती है दिस इज ए एंड द इनवर्स ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में ये खत्म हो जाएगा, तो हमने इसको इस तरीके से ही 5 पॉइंट्स लगा लेने, 1 2 3 4 और ये 5, और इसको हम लिख देते हैं माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज 100 200 300 400 एंड 500। 500 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू जीरो पे क्या है, वन पे क्या है, टू पे क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट्स, वन टाइम कांस्टेंट पे, टू टाइम कांस्टेंट पे क्या वैल्यूज हैं। सो वी आर गोइंग टू प्लेस e रेज टू द पावर जीरो। तो ये जब e रेज टू पावर जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी 12 माइनस 4, 8। ठीक है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8। तो मैं यहाँ 8 लगा देता हूँ, दिस इज 8। 8 से नेक्स्ट इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी, e रेज टू द पावर इन्फिनिटी विल बिकम जीरो, जीरो इंटू 4, तो ये सब जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स 12 माइनस जीरो तक जाएगी ये। दिस इज एन इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 12 में से आपने 4 पहले माइनस कर रहे हैं जो कि बाद में एक्सपोनेंट कम हो रहा है। सो दिस विल बिकम जीरो आफ्टर 5 मिली सेकेंड, 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स। सो ये 8 से वैल्यू इंक्रीज करके 12 तक जाएगी विद एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एट दिस टाइम इसको आप इस तरह से इंडिकेट करेंगे कि दिस इज 12 एंड बिफोर दिस इट्स हैज द वैल्यू 8। टाइम कांस्टेंट 5 के बाद यहाँ पर इससे आगे ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, थोड़ी सी हम इसको चेंज कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं। यहाँ से ये रिमूव करना है और ये VC of t in volts, and that's it. This is all for this question.